नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आइए देखते हैं आपकी फिक्र की आज बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। भारत चीन के एपिसेंटर पर पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। आज हम आपको पैंगोंग लेक एरिया के फिंगर 2 के करीब लेकर चलेंगे, जिसके अब तक आपने सिर्फ नाम ही सुना होगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वहां से हम आपको दिखाएंगे। आज किसान आंदोलन का 50वां दिन है और इस आंदोलन में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी एमएसपी पर कानून की मांग इतनी बेतुकी क्यों लगती है। आज एक बड़ा सवाल है जल्लीकट्टू की परंपरा पर, जिसके जारी रहने पर या बैन कर देने पर सुविधा की राजनीति हो रही है। आज हम इस पर पार्टियों के दोहरा चरित्र दिखाएंगे जो परंपराओं पर गंभीर बहस की मांग कर रहा है। और फिर बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश चीन के विस्तारवाद की, जिसे हमने दशकों तक चुनौती नहीं दी और अब जबकि अमेरिका भी तिब्बत के साथ खड़ा हो चुका है, हमारी खामोशी कितनी भारी पड़ रही है, इसका विश्लेषण करेंगे। इस वक्त देश का एक बड़ा वर्ग कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और जिन्हें बैंकों से कर्ज नहीं मिल रहा है, उन्हें चीन का इंस्टेंट लोन ऐप फंसा रहा है। आखिर चीन ये रिस्क क्यों उठा रहा है, इस पर भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर से। आज की ही नहीं बल्कि पिछले 9 महीने में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से सबसे बड़ी खबर। 9 महीने में चीन से जारी तनाव के बीच पहली बार देश का कोई भी न्यूज चैनल पैंगोंग लेक पहुंचा है और वो न्यूज चैनल है आपका टीवी 9 भारतवर्ष। टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज ग्राउंड रिपोर्टर सुमित चौधरी ने उसी पैंगोंग लेक का जायजा लिया, जहां 9 महीने से तनाव है, जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है, जहां दोनों तरफ 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं, हथियार, गोला बारूद और मिसाइल तनी हुई हैं। उसी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पे आपका स्वागत है और आज मैं सुमित चौधरी आपको दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव तस्वीरें पैंगोंग लेक की। पहली बार है कि 8 महीने में 9 महीने के अंदर ये लेक का नज़ारा आप देख रहे हैं। यानी ये वो एपी सेंटर है जो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ के अंदर, अगर आप देखें को मेरे पीछे जो है पैंगोंग लेक फिंगर 1 के आसपास में खड़ा हूँ और ये वो इलाका है जो लगातार इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्रंटेशन पॉइंट रहा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी इलाके के अंदर जो सबसे बड़ा जो एपिसेंटर है, यानी मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको नज़र आएगा पीछे फिंगर जो कर्व है फिंगर 3 का इलाका है। यानी जहाँ पर फिंगर 3 फिंगर 4 के आसपास के इलाकों में जहाँ चाइनीज सोल्जर जो हैं पीएलए के सोल्जर जो आके बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पे मोबिलाइजेशन है, लेकिन अब ये बिल्कुल जम चुकी है। सबसे खास बात ये कि ये पहला नज़ारा है टीवी 9 बात। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो पैंगोंग लेक अभी भी इसी तरीके से बहती हुई आधी जम चुकी है और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये पैंगोंग लेक का वो इलाका है जहाँ से ये शुरू होती है और जहाँ से ये जाएगी। ये करीबन 135 किलोमीटर की लेक इसी तरीके की है और यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा सर्द हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, करीबन -30 डिग्री के करीब अभी टेम्परेचर है। और जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर चलने में भी दिक्कत आ रही है। और ख़ास बात ये, अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा, सिर्फ मेरे पीछे आपको पैंगोंग लेक नज़र आएगी। करीबन जो फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका है 8 किलोमीटर का, और यहाँ पर करीबन जो बड़ा हिस्सा है वो चीन में जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा करीबन 40 किलोमीटर के करीब भारत की तरफ आता है। अगर आप देखें सारी फिंगर इसके ऊपर इस तरीके से बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी ये पैंगोंग लेक बिल्कुल जम चुकी है। आप मानिए यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। पहला नज़ारा टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एलएसी से सीधे। टीवी 9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो लेकर आया है पैंगोंग लेक में। अभी यहाँ पर -25 डिग्री टेम्परेचर और ये पूरा इलाका फिंगर 1 और फिंगर 2 के आसपास का इलाका। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो सारा, अगर कर्व जो आपको नज़र आ रहा है वो है फिंगर 3, आगे से फिंगर 3 शुरू होता है। दरअसल करीबन 135 किलोमीटर के करीब ये पैंगोंग लेक है, जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो चीन में पड़ता है और इसके अलावा करीबन 45 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो भारत में पड़ता है। इसको कई फिंगर्स में बांटा गया, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। दरअसल जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग होती है भारत की और चीन की,
वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में होती थी, लेकिन अप्रैल महीने में भारत चीन ने ये यथास्थिति को बदल दिया और अभी जो स्थिति है वो ये कि फिंगर 4 के रिजेस के ऊपर, यानी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो वो रिजेस नुमा चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ पर चीनी सेना मौजूद है और वो लगातार वहाँ पर अपनी पैड बनाया हुआ हो गई है। करीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं बातचीत को लेकर, लेकिन अब भी पैंगोंग त्सो लेक का इलाका सबसे बड़ा एपिसेंटर है कॉन्फ्लिक्ट का, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंड ऑफ में डिस्कशन का। अगर आप देख रहे हो कि ये लगातार पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस इलाके में लेकर आया है जो स्टैंड ऑफ की सबसे बड़ी या फिर सबसे बड़ा एपिसेंटर रहा है। क्या है, क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर करीबन -30 डिग्री के करीब है और रात में करीबन -40 डिग्री के करीब हो जाएगा और आने वाले वक्त में -50 तक पहुँचेगा। हवाएं बहुत तेज़ हैं। यहाँ पर पानी आधी से ज़्यादा लेक का उस तरफ का सूख चुका है। ये थोड़ा सा पानी है जो बहुत अभी आप देख रहे हो, और ये सबसे खास बात ये है कि चीन की पूरी मंशा है कि फिंगर 2 के इलाके के आसपास आके बैठ जाए। फिंगर इलाका बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रिजेस अगर इन पे वो बैठ गया तो वो फिर ये सारी बॉल, यानी अगर आप इधर देख रहे हो मेरे, ये वो सारी बॉल है जिसको हम चुशूल बॉल कहते हैं। यानी इन चुशूल बॉल के अंदर अगर ये बैठ गया तो फिर वो कहीं से भी हमको डोमिनेट कर सकता है और बड़े आराम से हमारी सेनाओं को घुटने बैठा सकता है। लेकिन हमारी सेनाओं ने जो अगस्त महीने में कर दिखाया वो था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और यही वजह है कि अब चीनी सेना इन इलाकों में बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। पैंगोंग त्सो लेक का ये इलाका सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर आप मेरे पीछे देखें फिंगर 4 और फिंगर 5 के इलाकों से स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा शुरू होती है। दरअसल पिछले साल अगस्त महीने में ही खास तौर पे हमारी आर्मी ने कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए अगस्त के आखिरी महीने में, और उसी के बाद ये सारी यथास्थिति बदल गई। दरअसल चीन की कोशिश थी कि वो उन पहाड़ियों पर, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो फिंगर 2 के उन इलाकों में आकर बैठ जाएं और फिर हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को काट दे। लेकिन हमारी सेना ने साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो, यानी इस तरफ वाला इलाका अगर आप देख रहे हो, जैसे ये कर्व मुड़ेगा, ये जो नदी बह रही है या लेक बह रही है उसका कर्व मुड़ेगा तो साउथ पैंगोंग त्सो पे चला जाता है। चुशूल के उन इलाकों को डोमिनेट करना चाहता था चीन, लेकिन हमारी सेना ने उसको रोक दिया और उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए अगस्त महीने में, और उसके बाद स्थिति इतनी बदल गई कि वहां पर अब चीन बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा। और यही वजह है कि चीन अब लगातार बातचीत के लिए तैयार भी हो गया है। हालांकि 9th राउंड की जो कॉप कमांडर लेवल की बैठक है वो अभी होनी बाकी है, लेकिन चीन का मकसद है कि वो फिंगर 4 के उस इलाके से कभी पीछे ना हटे, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और चीनी सेना अभी भी उनकी रिजेस पर आकर बैठी हुई है। ये लेक मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो उस इलाके में पहुंचा है जहां पर स्टैंड ऑफ या फिर जो इस पूरे स्टैंड ऑफ का एपिसेंटर है, यानी पैंगोंग त्सो लेक। और ईस्टर्न लद्दाख में इस समय टेम्परेचर -25 से -40 डिग्री के करीब हो रखा है और रात में टेम्परेचर और बढ़ेगा लगातार। ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलाकों को आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में भारत के लिए इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और अभी भी भारतीय सेना यहाँ पर बहुत मुस्तैदी के साथ बनी हुई है। दरअसल जब हम इन इलाकों में चलते हैं तो यहाँ की विपरीत परिस्थितियाँ हमको बहुत मजबूर करती है। हुआ क्या था, दरअसल पिछले साल चीन ने सोचा कि वो फिंगर 3 के आसपास इलाकों में आके बैठ जाएगा और फिर इन हाइट्स को कैप्चर कर लेगा। दरअसल करगिल की कुछ सिचुएशंस को दोहराने की कोशिश चीन की तरफ से थी, लेकिन भारतीय सेना ने प्रिवेंटिव एक्शन लिए और तुरंत अपनी मोबिलाइजेशन कर दिया। इन इलाकों में स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया। इन इलाकों में जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के अंदर हमारे जो LGs हैं उनका इस्तेमाल किया गया और हमारे ट्रांसपोर्टर से रसद पहुंचाई गई, हमारे एम्यूनेशन पहुंचाए गए, हमारे सोल्जर्स को पहुंचाया गया और उसके बाद हमारी यथास्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। पिछले मई महीने से अब तक 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की ठंडी, यहाँ की स्थिति हमारे जवानों को पीछे नहीं कर पाई और यही वजह है कि माउंटेन वॉरफेयर में हमारे जवान दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉरफेयर के अंदर, माउंटेन वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत है। चीन को इसका अंदाज़ा नहीं था। चीन इसी बात से अब पीछे हटा और अभी भी खबर आई कि चीन ने अपने कई सैनिकों को पीछे खींचा है या फिर उसके सैनिक जो है वो लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। पैंगोंग त्सो के इस इलाके से ये एक्सक्लूसिव खबर, ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये तस्वीरें मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना होगा, जानना होगा कि आखिर वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाली चीज जगह कौन सी है और कौन है इस पूरे स्टैंड ऑफ का एपिसेंटर। जी हाँ, यही है पैंगोंग त्सो लेक और मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हो तो आप समझ आएगा कि ये पैंगोंग त्सो लेक का वो इलाका है जहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, जहां पर हमारी
सेना आई बॉल टू आई बॉल चीनी सेना यानी पीएलए के साथ खड़ी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत हार्श विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट लाइफ है, लेकिन हमारी सेना यहाँ पर अब भी आपके और हमारे लिए बनी हुई है। दरअसल आपको ये इलाका जितना सुंदर नज़र आ रहा होगा, उतना सुंदर से ज़्यादा ये खतरनाक भी है। मैं आपको बार बार ये इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि इन इलाकों में अगर आप बर्फ़ जमती जमती देख रहे हो, ये बहुत डिफ़िकल्टी। और अभी ये पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ पर सबसे दिक्कत होती है, पानी फ्रीज़ हो जाता है, हमारे खाने पीने का सामान और दूसरी चीज़ें जमानों तक बहुत मुश्किल तक पहुँच पाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर भूख नहीं लगती क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए हमारे जवानों को हर सामान पहुँचे, हर चीज़ पहुँचे, इसका ध्यान रखा जाता है। अभी अगर आप मेरे पूरा पीछे देख रहे हो, ये आपको ऐसे इलाके नज़र आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पहाड़ी इलाके करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर, ये चुशूल बॉल है, ये चुशूल बॉल वहाँ से शुरू हो जाती है। और उससे इम्पोर्टेंट है ये फिंगर इलाका, ये सामने अगर आप देखें, यहीं से फिंगर 1 फिंगर 2 शुरू होती है और ये फिंगर 1 और फिंगर 2 के इलाकों का आगे से फिंगर 4 तक जाते हैं। दरअसल मैं आपको ये इसलिए बता रहा था क्योंकि फिंगर 8 तक किस तरीके से डिमार्केशन किया गया है और जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग थी भारत की और चीन की, वो फिंगर 5 से या फिंगर 5 से आगे जाती थी, लेकिन चीन ने उसको रोक दिया, यथास्थिति को बदल दिया और उसी के बाद स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। और अभी भी स्थिति यही है कि फिंगर 4 के रिजेस पे चीन खड़ा है। करीबन 8 किलोमीटर का दायरा है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का। चीन वहां पर भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा। चीन ने ये कहा था कि मैं फिंगर 5 से फिंगर 4 के करीब एक रोड बनाना चाहता हूं ताकि दोनों को पेट्रोलिंग में आसानी हो, लेकिन चीन की मंशा कुछ और थी और वही चीन ने कर दिखाया। लेकिन अब भारतीय सेना ने ना सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, बल्कि इतनी तेजी से अपनी मोबिलाइजेशन कर दिया या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मुस्तैद कर दिया है कि चीन अब उसके सामने कहीं नहीं टिक पा रहा। यही वजह है कि साउथ चुशूल के साथ, साउथ पैंगोंग त्सो के साथ साथ नॉर्थ पैंगोंग त्सो में भी भारतीय सेना बहुत ज्यादा मजबूत है। इसे कहते हैं सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी और उनके साथ कैमरामैन बिरेंदर। सुमित, हाउस द जोश, क्या हाल है वहां पर? बिल्कुल जोश इज़ वेरी हाई निशांत, क्योंकि आप और मैं जब भी बात करते हैं इस इलाके की तो इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझाते हैं। और आज हमने खुद दोबारा से यहाँ पर उस लोकेशन पे ग्राउंड रिपोर्ट की, ये दिखाया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और स्टैंड ऑफ की जगह पे पहुंचे। हम पहला चैनल था जिसने ना सिर्फ इस लोकेशन को दिखाया बल्कि ये भी दिखाया कि यहाँ का डिफिकल्ट टेरेन कितना मुश्किल है। यहाँ पर मैं अभी बताऊँ -25 से 30 डिग्री है और रात को -40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। हवाएं इतनी तेज होती हैं निशांत कि आप खड़े नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूं लेकिन बोलते बोलते हकला भी रहा हूं क्योंकि ये ठंड इतनी ज्यादा है कि आपको खड़े होने नहीं देती। तो अब मान के चलिए हमारे जवान 8 से 9 महीनों के वक्त में इन इलाकों में कैसे बने। हम फिर भी कम हाइट पर हैं, वो और ऊंची हाइट पर है 20,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर टेम्परेचर और ज्यादा है। तो आप मानिए कितनी मुश्किल चीजें हैं। और आई बॉल टू आई बॉल खड़ी है चीनी सेना और भारतीय सेना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 1962 के बाद का सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ है निशांत। लेकिन भारतीय सेना ने ना सिर्फ अपनी यथास्थिति को और ज्यादा मजबूत किया बल्कि चीन को यह भी दिखा दिया कि भले ही आप विस्तारवाद नीति को लेकर सरप्राइज दें, लेकिन भारत हर उस सरप्राइज को काउंटर करने के लिए तैयार है और बड़ा सरप्राइज आपको कभी भी दे सकता है। निशांत, सुमित, ये बताइए मुझे अभी जहां पर आप मौजूद हैं क्या टेम्परेचर है और हमारे सैनिक कैसे इससे निपट रहे हैं? देखिए यहाँ पर अभी टेम्परेचर -20 -25 है। हालांकि मैं उस इलाके से थोड़ा नीचे आ गया हूँ, लेकिन हमारे सैनिक वहाँ पर निश्चित तौर पर उनके पास लॉजिस्टिक की पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 14 महीने का रसद रिजर्व है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के उनके पास कपड़े हैं, इसके अलावा उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है पूरा दे दिया गया है, आर्म्स एम्युनिशन। यहाँ तक कि लगातार मैं आपको बताऊँ कि इन इलाकों में सॉटी लगातार हो रही है। इस ठंड के मौसम में मोबिलाइजेशन लगातार हो रहा है। जब ये पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे कि मोबिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, रोड से भी, हेलीकॉप्टर से भी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है निशांत क्योंकि हमें अपने कहते हैं कि आपको अपने शक्तियों को इंप्रूवाइज करते रहना चाहिए ताकि आप और बेहतर बने। भारतीय सेना उसी थ्योरी पे काम कर रही है, यानी लगातार इंप्रूवाइजेशन का वो प्रोसेस दिन प्रतिदिन चल रहा है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे हम इन इलाकों में दुनिया की किसी भी सेनाओं से ज्यादा मजबूत हैं और माउंटेन वॉरफेयर में इसीलिए हमें सबसे बेस्ट कहा जाता है। निशांत, सुमित, आप पैंगोंग त्सो गए वहां पर, उस लेक पर आप गए, वहां पर आप पहले भी जा चुके हैं। जो अभी आप फर्क देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट का, जो अलर्टनेस है, वो अपनी आंखों देखिए, हमारे दर्शकों से जरा शेयर करिए। देखिए अलर्टनेस बहुत ज्यादा है।
डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और पहले निशांत मैं आपको बता दूं जरा, दरअसल फिंगर 4 के बाद जो था पेट्रोलिंग म्यूचुअली हुआ करती थी, लेकिन जब अप्रैल और मई महीने के अंदर पिछले साल जब चीन ने यथास्थिति बदली, चीन की मंशा सिर्फ फिंगर 4 तक नहीं थी निशांत, फिंगर 3 तक आने की थी, लेकिन उसके सरप्राइज को काउंटर किया गया, लगातार उसको रोका गया। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो ना सिर्फ भारत ने फिंगर 4 के कई स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को कैप्चर किया हुआ या फिर अपने आप को वहां पे रखा हुआ है, बल्कि फिंगर एरिया को पूरा डोमिनेट किया हुआ है। ये मैं आपको साउथ चुशूल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इधर के इलाके की, मैं फिंगर नॉर्थ एरिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ पैंगोंगसो की। और निशांत वहां पर जाकर आपको सच में लगता है कि ना सिर्फ आपके कम्युनिकेशन टावर्स, आपकी रसद, आपकी मोबिलाइजेशन, आपका लॉजिस्टिक, आपके आर्म्स, कितना ज्यादा मोबिलाइजेशन पिछले 8-9 महीने में किया गया है और हमारी क्षमताएं फिंगर को डोमिनेट करने की है निशांत। और फिंगर 4 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीन क्यों रिजिस से उतरना नहीं चाह रहा, एपी सेंटर ये इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पॉइंट है जिसको लेकर चीन पीछे नहीं हट रहा। चीन का लगातार कहना है कि हम थोड़े सोल्जर्स अपने फिंगर 4 के रिजिस पर रखेंगे और आप आइए और म्यूचुअल पेट्रोलिंग होगी, क्योंकि चीन जानता है कि फिंगर 4 स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिंगर्स में सबसे ज्यादा आगे निकलता है और वहां पर खड़ा हुआ इंसान या वहां पर पोस्ट सभी फिंगर्स को डोमिनेट कर सकती है। तो यही वजह है कि भारतीय सेना जानती है और ये सिचुएशन भारतीय सेना ने रिवर्स करी अगस्त महीने में पिछले साल, जिसके बाद अब साउथ चुशूल में कुछ ऐसी पोजीशंस हमारे हाथ में है जहां से ना सिर्फ हम चीन को डोमिनेट कर सकते हैं बल्कि हम आई बॉल टू आई बॉल है निशांत। सुमित, एक चीज और समझाइए, जो एरियाज कन्फ्रंटेशन के थे, जो एरियाज टेंशन वाले थे, वहां पर भारत ने टूरिज्म शुरू कर दिया है, विच इज लाइक पोकिंग चाइना राइट इन देयर नोज कि भैया ये देखो हम सब कुछ नॉर्मल है एंड वी आर गोइंग अहेड। इसका इंपैक्ट क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, इंपैक्ट इसका ये होगा कि आप भले ही चीन ये कह दे कि हम अपने इस पूरे इलाके को आप रोक दीजिए, सिविलियंस को ना, क्योंकि चुशूल के इलाकों में, चुशूल के गांव के इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जो आसपास अपनी आना जाना चाहते हैं, जो ले आना चाहते हैं ठंड के मौसम में। तो वो ये वजह है कि भारत ने ये खुला है कि हमारे बॉर्डर के जब भी सिचुएशन बदलेगी हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को कोई परेशानी ना हो और हमारी सिविलियन पॉपुलेशन लगातार उसी तरीके से घूमती रही, क्योंकि ये उनका इलाका है, ये उनका राज्य है, ये उनके चीजें हैं, तो उनको फ्री हैंड दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है निशांत क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, कि हम अपने इलाकों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और डोमिनेट करने की बात जो है वो डोमिनेशन हम अपना और ज्यादा इंप्रोवाइज या फिर और ज्यादा मजबूत करते रहेंगे निशांत। सुमित, जेम ऑफ अ कवरेज, और भारत के दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना उनको बताया ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और आपके साथ जो कैमरामैन है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ एंड ऑक्सीजन की कमी है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। इसे कहते हैं कवरेज। ये देखिए, मतलब वहां पर कोई नहीं पहुंचा है, टीवी 9 के रिपोर्टर और कैमरामैन सुमित चौधरी वहां पर पहुंच गए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के हालात पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पूरी एलएसी जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है, वहां हो क्या रहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय सीमा से 200 किलोमीटर दूर चीन ने फाइटर जेट्स और मिसाइलों का जखीरा जुटाना और उसे छुपाने का इंतजाम कर रखा है। पूर्वी लद्दाख में मार खाने के बावजूद चीन बाज नहीं आ रहा। जंगी फितूर में जहनी तौर पर बीमार हो चुके जिनपिंग के जनरलों की साजिश का सिरा बड़ा होता जा रहा है। फरेबी चीन अब हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी मक्कारी के दांत गड़ाने के नए ठिकाने तलाश रहा है। अरुणाचल और सिक्किम से लगती सीमा के आसपास जंगी तैयारी में जुटा है। सबूतों के साथ पक्की खबर है कि सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर पीएलए हरकत में है। सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर चीन एक एयरपोर्ट को मिलिट्री ऑपरेशन के हिसाब से तेजी से अपग्रेड कर रहा है। सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर नई मिसाइल साइट भी तैयार कर रहा है। सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर शिकाजे एयरपोर्ट पर चीन मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब तैयार कर रहा है। ये खुलासा हुआ है उन सैटेलाइट तस्वीरों से जिन्हें हाल ही में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट्रेस्फा के ट्विटर हैंडल ने जारी किया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कैमरे में कैप्चर सबूत ये बता रहे हैं कि सिक्किम बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर चीन कैसे जंगी ताकत बढ़ा रहा है।
सैटेलाइट इमेज में शिकाजे एयरपोर्ट पर अंडर कंस्ट्रक्शन मिलिट्री सपोर्ट बिल्डिंग दिख रही है। सरफेस टू एयर मिसाइल साइट भी नजर आ रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे टर्मिनल भी दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा नया बनाया गया एक अंडरग्राउंड ठिकाना भी मौजूद है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन स्टेशन और अंडर कंस्ट्रक्शन नई रेलवे लाइन भी नजर आती है। ये सब चीन के लिए कैसे और कितना मददगार साबित हो सकता है, ये भी जान लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर के करीब चीन के इस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब बनने के बाद पीएलए को फॉरवर्ड एरियाज में सैनिक भेजने, गोला बारूद, सैन्य उपकरण, राशन और कपड़े वगैरह जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी। फाइटर जेट्स को भी तेजी के साथ एलएसी पर भेज सकेगा। शिकाजे एयरपोर्ट पर चीन की सैन्य तैयारियों की पोल खोलने वाली एक और सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। इसमें खोदी गई जमीन नजर आ रही है और उसके साथ ही 2 रास्ते नजर आ रहे हैं जो वहां बनी सुरंग में दाखिल होने के हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शिगात्से बेस पर चीन ने सुरंगें तैयार करके हवाई जहाज तथा गोला बारूद को छुपाने की व्यवस्था की है। उसने वहां पर अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स बनाए हुए हैं। ये सब जिस जगह हो रहा है वो सिक्किम बॉर्डर के साथ साथ 2017 के डोकलाम विवाद वाली जगह से भी नज़दीक है। वो जगह जहां 3.5 साल पहले 73 दिन की तनातनी के बाद भारत ने चीन को घुटनों पर ला दिया था। दरअसल लद्दाख में हमारे जवानों ने रणनीतिक लिहाज से अहम सभी ऊंची चोटियों पर पैर जमा लिए हैं। यही वजह है कि फरेबी चीन का फोकस नॉर्थ ईस्ट से लगने वाली सीमा पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों एक और सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ था कि अरुणाचल बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर चामडो बंगडा एयरबेस पर चीन नया रनवे बना रहा है। चीन भारतीय सीमा के करीब 13 एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। कुछ जगह उसने अपने JS-7 बॉम्बर के अलावा JS-10, J-10, J-11 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, तो बाकी जगहों पर भी तैनाती की तैयारी है। हमें इससे डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारी एयरफोर्स हाशिमारा में डिप्लॉयड है, तेजपुर में डिप्लॉयड है और पानागढ़ में डिप्लॉयड है। हमारी जो एयरफोर्स है उसने वहां पर लॉन्ग रेंज जमीन से हवा पे मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डिप्लॉय किया हुआ है। हमारे फाइटर विमान जैसे कि राफेल, मिराज 2000, Su-30 आसानी से चाइनीज फाइटर बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करके उनको मार गिराएंगे। यानी ड्रैगन की साजिशें लगातार जारी हैं, लेकिन वो भूल गया है कि जिस तरह सैटेलाइट कैमरे में उसकी साजिश का सबूत कैद हुआ है, ठीक उसी तरह उसके हर प्लान की भनक हिंदुस्तान को है। ऐसे में अगर चीन ने अब कोई भी हिमाकत की तो उसका फुल एंड फाइनल हिसाब होना तय है। अब बात भारत के लिए अमेरिका से आई अच्छी खबर से, जो चीन के लिए बुरी खबर साबित होने वाली है। दरअसल चीन के विस्तारवाद का फाइनल इलाज करने में भारत के साथ अमेरिका अभी तक जिस तरह खड़ा रहा है, ट्रंप प्रशासन ने भारत का साथ देते हुए चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। जो नीति बनाई है वो नीतियां अगले हफ्ते अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन भी जारी रखेंगे। इसका इशारा बाइडेन पहले भी दे चुके हैं और उनका ताजा कदम भी इस पर मोहर लगाता है। लेकिन जरा गौर करें, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 2-2.5 साल तक साउथ एशिया के लिए कोई भी सेक्रेटरी तक अलॉट नहीं था, लेकिन जो बाइडेन ने कर्ट कैम्बल को इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर चुना है। 63 साल के कर्ट कैम्बल वो राजनयिक हैं जिन्हें एशिया की रणनीति बनाने में माहिर समझा जाता है। उन्हें चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका और जापान को रणनीतिक तौर पर एक साथ लाने वाला डिप्लोमैटिक आर्किटेक्ट माना जाता है। कैम्बल भारत के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात मार्च 2020 में हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक समिट में उनका बयान से समझी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। कर्ट कैम्बल को इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर चुनकर अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संदेश दे दिया है कि चीन को लेकर उनकी अभी भी रणनीति ट्रंप प्रशासन की तरह ही होने वाली है, लेकिन बाइडेन डिप्लोमेसी पर ज्यादा जोर देंगे, ना कि ट्रंप की तरह डायरेक्ट अटैक पर। मतलब विस्तारवादी चीन को अमेरिका की नई सरकार से भी झटके पर झटके ही मिलने वाले हैं। खासतौर पर तिब्बत के मोर्चे पर जिस तरह अमेरिका ने लगातार चीन को चोट पहुंचा रहा है, उसके बाद लगता है भारत के लिए तिब्बत पर चुप्पी तोड़ने का वक्त आ चुका है। तिब्बत चीन के विस्तारवाद का वो चरित्र जिसने देखते ही देखते भगवान बुद्ध के उपासकों के देश को गुलाम बना दिया, जिसका आधार बनी चीन की आधारहीन पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। अब दुनिया इस आधारहीन पॉलिसी के मुकाबले के लिए तैयार हो रही है।
जिनमें सबसे आगे है सुपर पावर अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने तिब्बत के जरिए चीन पर बड़ी चोट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020 को बनाकर चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि सिर्फ तिब्बत के लोगों को ही अपना अगला दलाई लामा चुनने का अधिकार है। अगर चीन इसमें अड़ंगा डालता है तो अमेरिका चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या उस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा सकता है। अपने राष्ट्रपति काल के आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत पर जो कड़ा फैसला लिया, उसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन भी बरकरार रखने वाले हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत के लिए तिब्बत को लेकर पॉलिसी बदलने का सही वक्त नहीं आ गया है, क्योंकि एक और वो अमेरिका है जिसका तिब्बत से कोई सीधा वास्ता नहीं है। बावजूद इसके उसने तिब्बत को स्वायत्त मानकर तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020 बनाया है और चीन के विस्तारवाद को झटका दिया है, जबकि दूसरी ओर भारत है जिसने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरण दी है, तिब्बती भाषा और संस्कृति को बनाए रखने में मदद की है, तिब्बती स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखा है। और अब अगर तिब्बत को स्वतंत्र होने में भारत मदद करता है तो LAC पर चीन की ओर से पैदा किए गए गतिरोध का ये अस्थायी इलाज होगा। इससे पड़ोस तो नहीं बदलेगा, लेकिन पड़ोसी ज़रूर बदल जाएगा। दरअसल भारत तिब्बत सीमा पूरे इतिहास में काफ़ी शांतिपूर्ण थी, जब तक कि चीन ने 1951 में तिब्बत को नियंत्रण में नहीं ले लिया। उस साल चीन ने खुद को भारत का पड़ोसी बताकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत पर कब्जा करने के 11 साल बाद 1962 में भारत से युद्ध छेड़ दिया। जानकार मानते हैं कि तिब्बत पर चीन के कब्जे के वक्त चुप्पी साध लेने की गलती को अब सुधारने का वक्त आ गया है, जिसे सुधारकर भारत के मित्र देश को आज़ाद भी कराया जा सकता है और चीन को सबक भी सिखाया जा सकता है। दरअसल भारत का सीमा विवाद तिब्बत से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। भारत तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को इस आधार पर मान्यता देता है कि चीन तिब्बत को स्वायत्तता देगा, लेकिन चीन ने इसके उलट तिब्बत को शिनजियांग के उइगर मुसलमानों से भी ज़्यादा कुचलना शुरू कर दिया। ये सही मौका हो सकता है जब भारत तिब्बत पर चीन के रुख का समर्थन करना बंद कर सकता है और तिब्बत को आज़ादी की राह पर आगे बढ़ा सकता है। सीमा की फिक्र के बाद अब परंपरा की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। आज मकर संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आज सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी संक्रांति का एक अर्थ बदलाव करना, परिवर्तन करना भी होता है। ऐसा ही एक बदलाव, ऐसी ही एक संक्रांति आज राजनीति में देखने को मिली। आज से 5 साल पहले जिस कांग्रेस ने जल्लीकट्टू की परंपरा को गलत बताया था और कहा था कि वो इस पर पाबंदी का समर्थन करती है, उसी कांग्रेस के विचार आज बदल गए। तमिलनाडु की जिस परंपरा को कांग्रेस ने 5 साल पहले क्रूर बताया था, आज उसके बारे में राहुल गांधी ने अपनी राय बदल दी और कहा कि जल्लीकट्टू का खेल बेहद सुरक्षित है। आखिर कांग्रेस के विचारों में यह सियासी संक्रांति कैसे आई, देखें रिपोर्ट। सबसे पहले आप ये समझिए कि आज विवाद कैसे शुरू हुआ। राहुल गांधी ने तमिल में एक ट्वीट किया जिसका मतलब है आप सभी लोगों को पोंगल की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ पोंगल का त्यौहार मनाने तमिलनाडु आ रहा हूं। मैं मदुरई में जल्लीकट्टू त्यौहार में भाग लूंगा। रही सही कसर उन्होंने मदुरई पहुंचकर पूरी कर दी। I am happy to see that Jallikattu is being organized in a systematic and safe way, so that both the bulls and the youngsters are safe and everybody is taken care of. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भला आपत्ति वाली बात क्या है। आपत्ति की बात यह है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने अपनी सुविधा के हिसाब से यू टर्न ले लिया। जिस कांग्रेस ने 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पार्टी जल्लीकट्टू पर रोक लगाने का समर्थन करती है, उसके नेता अब जल्लीकट्टू के आयोजन में शरीक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खेल व्यवस्थित और सुरक्षित है। तमिलनाडु के त्यौहार पर राहुल गांधी के जो शिरकत है, हम इसका स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। दशकों से राजनीति करने के बावजूद आज भी वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, अब परिपक्व पॉलिटिशियन, और इस तरह के जब वो बयान देते हैं तो वो खुद दर्शाते हैं कि क्यों कांग्रेस आज भारत में खत्म होती जा रही है। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी सिर्फ एक समारोह में पहुंचे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जल्लीकट्टू पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बहुत जल्द उनके इस बयान की भी पोल खुल गई। मदुरई के जिस अवनियापुरम में राहुल गांधी
जल्लीकट्टू का खेल देखने पहुंचे। वहां कई लोग जख्मी हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। किसी का सिर फूटा तो किसी के जबड़े में टांके लगाने पड़े। तो क्या राहुल गांधी अब भी बोलेंगे जल्लीकट्टू सुरक्षित है? अब जरा जल्लीकट्टू की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 2011 में यूपीए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया, लेकिन 2009 के तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट के तहत वहां यह आयोजन जारी रहा। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को खारिज करते हुए मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने वहां जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी, लेकिन एनडीए सरकार ने जनवरी 2016 में कुछ शर्तों के साथ इस खेल को मंजूरी दे दी। यही वो समय था जब तमिलनाडु में चुनाव होने वाले थे। तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो जल्लीकट्टू पर बैन का समर्थन करती है। और जरा सुनिए यूपीए सरकार के मंत्री रह चुके जयराम रमेश ने तब क्या कहा था। We imposed a ban on the use of animals like bulls, for play and for betting purposes. And Supreme Court upheld that order in 2014. And now, because elections are coming in Tamil Nadu, to please a few political leaders from southern part of the state, the Modi government has gone against the advice of its own Attorney General. And has decided to allow this practice. It's a barbaric practice. लेकिन 2016 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद जल्लीकट्टू के समर्थन में तमिलनाडु में भारी प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद कांग्रेस को लगने लगा कि उसे इस पारंपरिक खेल को लेकर अपना स्टैंड बदल देना चाहिए। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला का 19 जनवरी 2017 का ये ट्वीट देखिए। लिखते हैं, जल्लीकट्टू की संस्कृति और परंपरा को सहेजने को लेकर कांग्रेस तमिलनाडु की जनता का सम्मान करती है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने सुरक्षा संबंधी सावधानी का भी उल्लेख किया, लेकिन ये कहना नहीं भूले कि लोगों को अपने गौरव और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जल्लीकट्टू पर कांग्रेस कैसे नरम पड़ी, इसका एक और उदाहरण देखिए। 2016 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी मोदी सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। सिंघवी इस केस में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के वकील थे, लेकिन जल्लीकट्टू के समर्थन में जनभावनाओं का ज्वार देखते हुए उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया। जाहिर है उन्होंने वही किया जो उन्हें पार्टी के हित में करना चाहिए था। अब फिर एक बार तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को जल्लीकट्टू क्यों प्यारा लगने लगा है और उन्हें क्यों तमिलनाडु की संस्कृति की चिंता होने लगी। I have come here to give a message to those people who think that they can run roughshod over the Tamil people, who think they can push aside Tamil language and Tamil culture. बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, लगता है साहब सरकार के बाहर नजर आते हैं। जल्लीकट्टू के आयोजन में किसानों के आंदोलन का साया भी दिखाई पड़ा। मदुरई में आज जिस वक्त जल्लीकट्टू का खेल शुरू हो रहा था, तभी कुछ लोग काले कपड़े लेकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पीछे से बैल दौड़े आ रहे थे और जो लोग काले कपड़े लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पता नहीं चला कि पीछे क्या चल रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को संभाला और हालात को काबू में किया। देखिए, एक बहस यह भी है कि ऐसी परंपराएं बंद हो जानी चाहिए या इन्हें जारी रखना चाहिए, लेकिन हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जल्लीकट्टू इसका बेहतर उदाहरण है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा, लेकिन अपने तरीके से जल्लीकट्टू अभी भी जारी है। इसका मतलब यह हुआ कि इसे लेकर एक राय बनाना आसान नहीं है और सुविधा के मुताबिक सियासत चल रही है। दरअसल पुरानी परंपराओं की तरह पुराने कानून भी विवाद में रहते हैं। अंग्रेजों के जमाने का ऐसा ही एक कानून पतंग से जुड़ा हुआ है। संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा है और आज भी क्या खास क्या आम, कई लोगों ने पतंग उड़ाई। लेकिन कानून की माने तो पतंग उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। दरअसल एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में लिखा है कि पतंग या बैलून उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल या फिर दोनों सजा हो सकती है। हमने एविएशन एक्सपर्ट से पूछा कि एक पतंग भला विमान के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है। ऐसे मंझा हम हाथ में लेते हैं तो हाथ में ज़्यादा हमारे
कुछ घाव कर सकता है अगर टकरा जाए तो, लेकिन एक कोई स्कूटर वाला जो जाता रहता है उसको मंझा अगर गले में पड़ जाता है तो कभी कभी उसके गले की बहुत ही इम्पोर्टेंट नस को भी काट देता है, क्योंकि स्कूटर बहुत ही स्पीड से आ रहा है। इसी प्रकार कोई हवाई जहाज़ जो कि आसमान में उड़ रहा है, वो अगर उसके सामने कोई पतंग पड़ जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हवाई जहाज़ के बॉडी पर या उसके शीशे पर, खिड़की पर या उसके पंखे पर बहुत ही भयानक रूप से हो सकता है और उसको अवश्य ही नुकसान पहुंचा सकता है। इनफैक्ट छोटी चिड़िया उड़ती हैं और अगर वो उड़ने के दौरान हवाई जहाज़ के सामने आ जाती हैं तो मैंने खुद देखा है कि टरबाइन का जो ब्लेड है वो टेढ़ा हो जाता है। जी, कुछ समझ पाए आप? दरअसल पतंग उड़ाना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करने से कोई नुकसान होता है तो सज़ा हो सकती है, फिर वो चाहे एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत हो या किसी और कानून के तहत। मान लीजिए कि मैं यहाँ अभी जो है पतंग उड़ाऊँ, तो क्या ये समस्या आ सकती है कि पुलिस आ जाए और इस एक्ट के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और फिर उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो अदालत में जाए? ऐसी संभावना हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही वेग सा सिचुएशन है। अब डिपेंड करता है कि ये नोटिफाइड एरिया है या नहीं है। क्या जो आप उड़ा रहे हैं वो आप किसी के जान या माल को एंडेंजर करके तो नहीं उड़ा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में ये बताना, ऐसे सारे कानूनों के लिए होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो पतंग उड़ाइए, शौक से उड़ाइए, लेकिन ध्यान से उड़ाइए, आपकी पतंग किसी के दुश्मन न बन जाए। अब फिक्र उत्तर भारत पर ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक की, लेकिन पहले बात ठंड की। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि राजधानी दिल्ली समेत देश के आधा दर्जन राज्यों में पारा हर दिन नीचे जाने का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा और कोहरे ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ही आज सुबह 8:30 बजे सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान, जबकि घने कोहरे के कारण पालम में विजिबिलिटी स्तर 100 मीटर से पर पहुंच गई। यही हाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का भी रहा। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में पारे में और गिरावट देखने को मिलेगी। पहाड़ों में भी अगले 2 दिन तक बर्फीली हवाओं से निजात मिलने के आसार नहीं है। उत्तर पश्चिमी ठंड हवाओं की प्रभाव अब पूर्वी भारत में भी दिखने लगा है, जिससे तापमान 1 या 2 डिग्री की गिरावट आएगी। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। कश्मीर घाटी में अगले 48 घंटे बहुत अहम है। यहाँ पारा 0 से कई डिग्री नीचे जा सकता है। हालांकि 20 जनवरी तक नई बर्फबारी के आसार नहीं है, लिहाजा दिन का तापमान बढ़ेगा लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रदूषण के स्तर पर लगातार हो रही बढ़ोतरी की है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की वजह से प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के मुंडका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 953, मतलब ये रिकॉर्ड है, उस पर दर्ज हुआ। श्रीनिवासपुरी में 990। बीते कुछ महीनों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 0 से 50 अंक वाली हवा साफ मानी जाती है, लेकिन 500 से ऊपर बेहद खतरनाक और इसे सांस पर संकट माना जाता है। दिल्ली की स्थिति भी ऐसी ही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त ना तो पराली जलाई जा रही है, ना ही हवा की रफ्तार कम है, फिर भी प्रदूषण का स्तर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हम जल्द ही इसकी फिक्र करनी होगी, वरना एक बार फिर हाड़ कांपती ठंड और जहरीली हवा हमारी जिंदगी पर भारी पड़ेगी। और अब फिक्र हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ की चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार, भारत के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। लद्दाख की पैंगोंग झील पहुंचा TV9 भारतवर्ष। पिछले साल जून में पैंगोंग में ही भारतीय सेना ने PLA जवानों की तोड़ी थी गर्दन। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कभी भी गिर सकती है ममता की सरकार। TMC के 41 विधायक संपर्क में। बंगाल चुनाव से पहले ममता की मुश्किलें बढ़ी। TMC सांसद शताब्दी रॉय ने दिखाई बागी तेवर, कहा 16 जनवरी को फैसला लूंगी, TMC में रहूं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को किया अलग, बोले हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहूंगा, किसान हित से समझौता नहीं। कृषि कानून पर राहुल गांधी की मोदी सरकार को चुनौती, बोले सरकार नए कृषि कानून वापस लेगी, मेरे शब्द याद रखना। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की वर्चुअल शुरुआत, PM मोदी सुबह 10:30 बजे करेंगे शुभारंभ। पूरे देश में 3006 सेशन साइट पर टीकाकरण। इस साल गणतंत्र दिवस पर नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट, टूटेगा 55 साल का रिकॉर्ड, कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। व्हाट्सएप की नई
निजता नीति को चुनौती। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा निजता के अधिकार का उल्लंघन है, तत्काल लगे रोक। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। वैक्सीन के मामले में 2021 भारत के नाम होगा। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा 3 अरब 60 लाख डोज वैक्सीन की बनाई जाएंगी। ये दावा ब्रिटेन की एनालिटिक्स कंपनी एयरफिनिटी ने किया है। फिलहाल भारत की फर्म 6 वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन अमेरिका इस मामले में भारत से आगे है, जहां 12 फर्म मिलकर इस साल वैक्सीन की 4 अरब 80 लाख खुराक तैयार करने वाली हैं। हालांकि इस साल दुनिया भर में वैक्सीन की 16 अरब डोज की जरूरत होगी। दिल्ली में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक रिव्यू मीटिंग में तैयारियों की समीक्षा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ड्राइव के पहले दिन 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसे बढ़ाकर 175 और फिर 1000 करने की योजना है। दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। ये 4 दिन होंगे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। हिंदुओं के आस्था के प्रतीक राम सेतु पर शोध के लिए एएसआई ने समुद्री विज्ञान संस्थान को परमिशन दे दी है। संस्था को 3 विषयों पर अनुसंधान की अनुमति दी गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि इस शोध से सेतु का किसी तरह का नुकसान न हो। शोध से जुड़े लोगों ने कहा है कि इससे भारत से श्रीलंका के बीच दिखने वाले राम सेतु की उम्र का पता चल सकेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में माना गया है कि रावण पर चढ़ाई के लिए भगवान राम की वानर सेना ने सेतु का निर्माण किया था। भारत चावल के बाद गेहूं का एक प्रमुख निर्यातक देश बना है। अमेरिकी कृषि विभाग ने भारतीय गेहूं के निर्यात के पूर्वानुमान को जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए 1.8 मिलियन टन कर दिया है, जबकि इसके पहले ये 1 मिलियन टन था। ये आंकड़ा पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है। दुनिया के दूसरे देशों में गेहूं की कीमत बढ़ने की वजह से भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले एक किसान महुल टिपेरिया ने अपने खेतों में पानी के लिए अधिकारियों से बहुत गुहार लगाई, लेकिन जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने जो किया वो किसी आविष्कार से कम नहीं है। नदी से 2 किलोमीटर दूर अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए महुल ने एक देशी जलपहिया का जुगाड़ बनाया। ये जलपहिया बांस, लकड़ियों और पानी पीने वाली बोतलों से मिलकर बनाया गया है। पवन चक्की की तरह पानी और हवा के बहाव से घूमता ये करिश्मा पहिए के बीच की ऊंचाई पर बने संग्रहण केंद्र में पानी जमा करता है और अंत में ये पानी बांसों के रास्ते किसान के खेतों तक पहुंचता है। होटलों का बचा हुआ खाना कितने भूखे लोगों की पेट भर सकता है, इसे 2 एनजीओ ने साबित किया है चेन्नई में पिछले साल 9 दिसंबर को ईट राइट चेन्नई प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें 30 होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा किया गया और 21 दिन में 500 किलो खाना इकट्ठा हुआ और 1500 लोगों का पेट भरा जा सका। इसके अलावा 100 किलो खाना फूड बैंक इंडिया ने इकट्ठा किया। भारत जल्द ही यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत अभियान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आपदा राहत के लिए काम करने वाली देश की शीर्ष संस्था नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ को जल्द ही वैश्विक मानकों के अनुरूप होने का दर्जा मिल सकता है। इसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया यूएन के गाइडलाइंस के अनुसार चयन करने वाली संस्था INSARAG यानी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप करती है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। माना जा रहा है कि इसी साल एनडीआरएफ को यूएन टैग मिल सकता है। लखनऊ में सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए स्पीकिंग रोड यातायात के नियम सिखाएंगी। यानी प्रोजेक्ट में लखनऊ की सड़कें वाहन चलाते समय चालक को अलर्ट करती रहेंगी, जिससे लगातार हो रहे सड़क हादसों में कमी आएगी। प्रोजेक्ट के तौर पर सड़कों में किए जा रहे बदलाव के बाद सड़कों को स्पीकिंग रोड के नाम से जाना जाएगा। भारत को कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर जल्द ही एक और अच्छी खबर मिल सकती है। भारत बायोटेक देश में जल्द ही नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जाती हैं। देश में 5G सर्विस जुलाई में शुरू हो सकती है। सरकार जल्द ही 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम आवंटन और नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। उम्मीद है कि अप्रैल से देश के मेट्रो शहरों के चुनिंदा सर्किल में 5G ट्रायल शुरू भी हो जाएंगे और लोगों के लिए सर्विस जुलाई में शुरू होगी। वैसे 2021 में टेक्नोलॉजी ही गेम चेंजर साबित होगी और इसमें 5G का अहम रोल होगा। यही वजह है कि अभी से देश में 5G एनेबल स्मार्टफोन हजारों में बिक भी रहे हैं। और अब देखते हैं जो है सो। मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। इस दौरान पतंग उड़ाना ठीक है, गुड़ तिल खाना भी अच्छा लगता है, खिचड़ी खाना
बढ़िया, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ ठंड में नहाना ज़रूरी है क्या? ये तो वो मौसम है कि पहले सर्दी कितनी भी पड़ चुकी हो लेकिन वो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ती है। और ऐसे में जब पानी को 5 मिनट देख लिए जाने को ही नहा लिया जाना मान लेना चाहिए, लोग ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए कह रहे हैं। घर वालों के ज़बरदस्त दबाव में मैं भी नदी के किनारे तक तो पहुंच गया, पर फिर हिम्मत दगा दी गई। तभी एक बुजुर्ग को धड़ाधड़ डुबकी मारते देख शर्म भी आने लगी। कई परत कपड़ों में ढकी देह को जब नहाने लायक किया तो लगा मोक्ष भी आज ही ना मिल जाए। हालांकि नदी के भीतर जाने पर एहसास हुआ कि कुदरत कैसे हमारा ख्याल रखती है। नदी का पानी इतनी कड़ाके की सर्दी में भी गर्म था। आनंद आने लगा। और फिर क्या था, परिवार में सबके नाम की डुबकी लगा डाली। एहसास हुआ कि पुरखे जो कह गए हैं कल्याण उसी में है, लेकिन तभी ख्याल आया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना भी तो हमारा ही दायित्व है। मकर संक्रांति के बाद नहाना ज़रूरी तो नहीं है, और साथ ले जाए जा रहे गंगा जल से आचमन भी पवित्र तो कर ही देगा। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।